हेलो फ्रेंड्स, आज फिफ्थ करेंगे आउटकम, सिक्स चैप्टर का फिफ्थ आउटकम करेंगे। तो फिफ्थ आउटकम है अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, कहते हैं ये ऑटमोस्ट गुड फेथ अंडरस्टैंड करने के लिए हमें नीचे वाली सिचुएशन देखनी पड़ेगी। आगे वाली सिचुएशन कौन सी है? कहते हैं जो डेविड है वो प्रपोज़ल फॉर्म फिल करता है हेल्थ पॉलिसी के लिए। कहते हैं एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग द पॉलिसी, जब वो अप्लाई कर रहा था तो डेविड डायबिटीज़ से सफ़र था, उसको डायबिटीज़ थी, बट उसने डिस्क्लोज़ नहीं किया, उसने बताया नहीं इंश्योरेंस कंपनी को कि हाँ जी मेरे को डायबिटीज़ है, क्योंकि एज वो 30 साल की उम्र थी डेविड की, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने विदाउट आस्किंग एनीथिंग वो पॉलिसी इशू कर दी। ठीक है, मेडिकल टेस्ट बिना ही। ठीक है, तो आगे जाके डेविड का एक हॉस्पिटलाइज्ड में एडमिट हुआ। ठीक है, वहाँ पे पता चला कि डेविड वाज सरप्राइज़ क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि जब वो क्लेम उसने फ़ाइल किया तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इंश्योरेंस कंपनी को पता लगा कि ये जो डेविड वाज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। ठीक है, कहते वो पहले से सफ़र था डायबिटीज़ से, उसको डायबिटीज़ की बीमारी थी जब उसने पॉलिसी अप्लाई की थी। कहते दिस फैक्ट डेलिबरेटली हिडन बाय डेविड, तो ये वाला सच्चाई थी तो डेविड ने डेलिबरेटली जानबूझकर छुपाई थी, इसीलिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को नल या इनवैलिड घोषित कर दिया गया और क्लेम रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कहते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट। कहते हैं जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो बेस्ड इंटरेस्ट होता है, ट्रस्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है, कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी रेलिवेंट फैक्टर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस आर नोन टू वन पार्टी। जो इसमें बताया गया कि अगर वो जो एक प्रपोजर है, ठीक है, उसके पास वो सब्जेक्ट मैटर की इंश्योरेंस करवाना चाहता है तो उसी को पता है उसके, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिस्क्लोज करे। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को। ओके, कहते वी हैव टू सीन इन अबव एग्जाम्पल दैट डेविड वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। कहते हैं हमने देखा है कि जैसे डेविड को डायबिटीज़ थी बट उसने डिस्क्लोज नहीं किया इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर द इंश्योरेंस कंपनी टू वेरीफाई एवरीथिंग। कहते ये थी, मतलब हर एक केस में जब वो पॉलिसी इशू कर रही है तो उसलिए हर एक केस में ये पॉसिबल नहीं होता कि वो वेरीफाई करे कि प्रपोजर की इंफॉर्मेशन जानने के लिए। ठीक है, और वो डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन पर। ठीक है, सो द इंश्योरेंस कंपनी डिपेंड अपॉन द प्रपोजर, इसीलिए वो इंश्योरेंस कंपनी प्रपोजर जो इंश्योर्ड है उस पर डिपेंड करती है कि वही अपनी सारी इंफॉर्मेशन बताए। ठीक है, कि वेदर, और उसी के बिहाफ पे वो डिसाइड करें कि उनका प्रपोजर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है और क्या प्रीमियम चार्ज करना है उनकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रपोजर के कहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट good faith, the proposer is obliged to declare all the relevant facts that are material to the assessment of the risk and time of the making proposal। कहते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ है वही उसको प्रपोजर को की जिम्मेवारी बनाता है। ठीक है, कि वो डिक्लेयर करे अपनी सारे रेलिवेंट फैक्ट हैं जो जिस चीज़ की वो इंश्योरेंस करवाना चाहता है, इसीलिए ये ऑटमोस्ट गुड फेथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल फैक्ट्स। कहते हैं वो फैक्ट सेड टू बी मटेरियल इफ़ द अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द अंडरराइटर, जो अंडरराइटर के डिसीजन को अफेक्ट करे कि उसने रिस्क को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, और अगर एक्सेप्ट हो गया तो रिस्क, तो वो उसको डिसाइड करने में हेल्प करता है अंडरराइटर को कि क्या के रेट रखने हैं, प्रीमियम क्या रखना है, क्या टर्म एंड कंडीशंस होनी चाहिए। कहते फैक्ट इज़ रेलिवेंट टू द असेसमेंट ऑफ द रिस्क एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रीमियम। ठीक है, वो फैक्ट असेसमेंट के लिए रेलिवेंट होता है, रिस्क की असेसमेंट के लिए एंड प्रीमियम डिटर्मिनेशन के लिए। कहते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द प्रपोजर, जो इंश्योर्ड जो प्रपोजर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है उसके बिहाफ पे इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है कि उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, और साथ के साथ वो डिसाइड करती है प्रपोजल के प्रीमियम कितना चार्ज करना है, और इफ़ अगर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो। ठीक है, नेक्स्ट
एग्जांपल्स दी हैं। कहते हैं फॉलोइंग आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स। लाइफ इंश्योरेंस में मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, हेरेडिटरी इलनेसेस, ठीक है, मतलब पुरानी बीमारियां परिवार में चली आ रही हैं वो, हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एब्सेंस फ्रॉम वर्क, एज, हॉबीज एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी डिस्क्लोज ज़रूरी है करनी लाइफ इंश्योरेंस में। फायर इंश्योरेंस में कंस्ट्रक्शन एंड यूजेस ऑफ बिल्डिंग, एज ऑफ द बिल्डिंग, मैच्योर नेचर ऑफ द गुड्स इन द प्रेजेंस इन द प्रीमिसेस एक्सेट्रा। मरीन इंश्योरेंस में डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, मेथड ऑफ पार्किंग एक्सेट्रा। मोटर इंश्योरेंस में डिस्क्रिप्शन ऑफ द व्हीकल, डेट ऑफ परचेज, डिटेल्स ऑफ द ड्राइवर एक्सेट्रा। कहते हैं 2 वेज होते हैं प्रिंसिपल ऑटमोस्ट गुड फेथ जब ब्रीच होता है। पहली कंडीशन में जब डिस्क्लोजर नहीं होता प्रॉपर, ठीक है, नॉन डिस्क्लोजर, नॉट डिस्क्लोजिंग मटेरियल फैक्ट्स, जब जो मटेरियल फैक्ट को जानबूझ मतलब छुपाया जाता है, ठीक है, डिस्क्लोज नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता तब। और दूसरा होता है मिस रिप्रेजेंटेशन, जब गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, जब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कहते हैं नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल फैक्ट, जो नॉन डिस्क्लोजर है वो इंश्योरर को इंश्योरेंस के लिए डिसएडवांटेज है, ठीक है। व्हेन द पॉलिसी, जब पॉलिसी होल्डर जानबूझ के कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देता है वो जो पॉलिसी होल्डर की कम्युनिटी और इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है, एक बड़ी डिसएडवांटेज होती है जिसको एडवर्स सिलेक्शन बोलते हैं या एंटी सिलेक्शन बोलते हैं। कहते हैं जब मटेरियल फैक्ट छुपाए जाते हैं प्रपोजर के द्वारा तो जो 2 पार्टीज है, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस, वो उनका सेम माइंड नहीं होता, ठीक है। तो जैसे उसने छुपाई ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता तो वो डिसीव्ड होती है क्योंकि उसने रिस्क एक्सेप्ट किया, वो ठगी जाती है। बट अगर उसको किसी दौरान पता चलता है कि उसकी रॉन्ग के द्वारा भी उसने हाँ जी बात इन्फॉर्मेशन छुपाई है, तो जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, उसको जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बंद घोषित कर सकती है, वॉइड घोषित कर सकती है, ठीक है। द इंश्योरेंस कंपनी में चूज नॉट टू एक्सरसाइज दैट राइट, ठीक है, ओके। द इंश्योरेंस कंपनी में गिव अ चांस, फिर भी इंश्योरेंस कंपनी प्रपोजर को चांस देती है कि वो अपना मॉडिफाई करे मिस्टेकों को और जो करेक्ट प्रीमियम बनता है वो पे करे। इंडिस्प्यूटिबिलिटी और इनकॉन्टेस्टिबिलिटी क्लॉज सेक्शन 45, ये एक सेक्शन 45 है, ठीक है, इंश्योरेंस एक्ट का, इंडिस्प्यूटिबिलिटी एंड इनकॉन्टेस्टिबिलिटी क्लॉज, ठीक है, एप्लीकेबल ओनली टू द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एज दे आर लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए है सेक्शन 45 और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के लिए। कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट, ये इंश्योरेंस एक्ट का सेक्शन 45 है इंडिस्प्यूटिबिलिटी एंड कॉन्टेस्टिबिलिटी। कहते हैं जो फर्स्ट 2 ईयर्स हैं पॉलिसी, कहते हैं इफ़ द इंश्योरेंस कंपनी कम्स टू नो, अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि हाँ जी मटेरियल फैक्ट छुपाए जा रहे हैं उनसे, हैं प्रपोजर ने छुपाए, तो वो जो पॉलिसी है उसको नल या वॉइड घोषित कर सकती है, ठीक है। अभी द इंश्योरेंस कंपनी कैन फॉरफिट ऑल द प्रीमियम्स, और अपना वो प्रीमियम रख सकती है, ठीक है, बट जो उसने अभी तक पे किया, बट दिस राइट कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी ओनली ड्यूरिंग द 2 फर्स्ट ईयर्स। बट ये राइट सिर्फ 2 फर्स्ट ईयर के लिए है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए, ठीक है, जब पॉलिसी शुरू हुई है जब से। कहते हैं आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉड मस्ट बी एस्टैब्लिश, अगर 2 साल के बाद वो कुछ मतलब पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं तो उनको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा फ्रॉड की, हाँ जी ये फ्रॉड किया है। कहते हैं दिस क्लोज इज़ रेफर टू एज ए, इसी क्लोज को कहते हैं इंडिस्प्यूटिबिलिटी और इनकॉन्टेस्टिबिलिटी क्लोज कहा जाता है। कहते हैं दिस अप्लाई टू ओनली लाइफ इंश्योरेंस, और ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस को के लिए अप्लाई होता है। नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर इन लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। कहते हैं इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, कहते हैं ये ड्यूटी है डिस्क्लोजर, द ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर एंड्स विद द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तो वो तभी उसकी पहले ही उसकी डिस्क्लोजर होता है कि वो बताए अपना मटेरियल फैक्ट्स। एनी मटेरियल फैक्ट्स इमर्जिंग आफ्टर द रिस्क हैज़ कमेंस्ड डज नॉट हैव टू डिस्क्लोज। अगर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो कुछ मटेरियल फैक्ट सामने आता है, ठीक है, कमेंसमेंट होने के बाद, स्टार्ट होने के बाद, तो उसको ज़रूरत नहीं है, डज नॉट हैव टू डिस्क्लोज, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 सिचुएशन बताई गई हैं इस पॉइंट को समझाने के लिए। पहली सिचुएशन है कि रमेश ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है ABC कंपनी से 5 लाख की, सम एश्योर्ड है उसका 5 लाख, 20,000 के लिए 20 साल के लिए ये खरीदी है, उसने बाय करी है। कहते रमेश ने डिस्क्लोज्ड, उसने सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी पॉलिसी के टाइम की
क्या उसके साथ क्या है, उसको क्या बीमारी है, ठीक है। बट कहते 2 साल बाद जब कंप्लीट हो गए, पॉलिसी के कंप्लीट हो गए, तो रमेश को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई। तो दिस विल नॉट अफेक्ट द रमेश पॉलिसी। तो ये वाली प्रॉब्लम 2 साल के बाद रमेश की पॉलिसी को कोई इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने कमेंस उस हो गई थी, ठीक है। उसके बाद वो डिस्क्लोज़ करने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो रमेश नो नीड टू इन्फॉर्म, तो अभी रमेश को ज़रूरत नहीं है इन्फॉर्म करने की अबाउट हार्ट अटैक का, ठीक है। कहते हैं रमेश डज नॉट नीड टू इन्फॉर्म द इंश्योरेंस कंपनी इवन एट द टाइम ऑफ पेइंग रिन्यूअल प्रीमियम। और जब रमेश को तभी फिर भी ज़रूरत नहीं है जब वो रिन्यूअल प्रीमियम पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीन्यूस, जो पहले कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ओरिजिनल, वही कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीन्यूस रहेगा। बस सिचुएशन 2 है, कहते रमेश ने डिसाइड किया है दूसरी कंपनी में चूज़ करने के लिए, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस XYZ। कहते हैं आफ्टर हार्ट अटैक एज पर द प्रिंसिपल ऑटमोस्ट गुड फेथ। कहते हैं प्रिंसिपल ऑटमोस्ट गुड फेथ के अकॉर्डिंग रमेश की ड्यूटी बनती है कि वो नेक्स्ट जो न्यू इंश्योरेंस कंपनी है XYZ उसको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बताए, जो उसको जैसे उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। अगर रमेश ये हाइड करता है, ठीक है, ये वाला फैक्ट है, तो वो मतलब इंफॉर्मेशन को ब्रीच करेगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे भी वो लीड कर रहा है एडवर्स सिलेक्शन को, ठीक है, या एंटी सिलेक्शन थी, है ना ये, हाँ, एडवर्स सिलेक्शन और एंटी सिलेक्शन। ओके, नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर इन नॉन लाइफ इंश्योरेंस। और जर्नल इंश्योरेंस में भी ड्यूटी बनती है पॉलिसी होल्डर की, प्रपोजर की, वो सारे मटीरियल फैक्ट्स इंश्योरेंस कंपनी को बताएं। कहते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर 1 ईयर, ये 1 ईयर का होता है, ठीक है। अगर रिन्यू के टाइम जब एनुअल बेसिस पे होता है 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है जर्नल इंश्योरेंस का, साल के लिए पॉलिसी इशू होती है। तो जब वो रिन्यू करवाता है, जब प्रीमियम पे करता है, तो इट इज़ द नाउ द ड्यूटी ऑफ द पॉलिसी होल्डर टू डिस्क्लोज ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तो उसकी ड्यूटी बनती है। अभी ये तो पॉलिसी होल्डर की रही ड्यूटी, ठीक है, या प्रपोजल की, ठीक है। बट अभी यहाँ पर नेक्स्ट है कि ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। ये ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर ऑन इंश्योरेंस कंपनी, अभी इंश्योरेंस कंपनीज की भी ड्यूटी बनती है कि वो जो मटीरियल फैक्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो पॉलिसी होल्डर को बताए। कहते हैं ड्यूटी ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ मटीरियल फैक्ट ऑन द इंश्योरेंस कंपनी इज़ ऑल्सो मच एज द पॉलिसी होल्डर। जितना वो कहते हैं पॉलिसी होल्डर के ज़रूरी है, उतना इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी ज़रूरी है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन पॉलिसी होल्डर को दे। पॉलिसी होल्डर आर नॉट अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स अवेलेबल। जो पॉलिसी होल्डर है उसको बेनिफिट्स का नहीं पता, पॉलिसी का एंड ऑब्लिगेशन का भी नहीं पता जो पॉलिसी के अंडर है। एग्जाम्पल दी हुई हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। एक कहते मोहन है, उसने अपनी फायर इंश्योरेंस करवाई अपने ऑफिस के लिए, ओके सॉरी। तो इंश्योरेंस कंपनी से मोहन ने अभी अडॉप्ट किए हैं काफ़ी सेफ्टी मेजर अपने ऑफिस में लगा रखे हैं। जैसे उसने इंस्टॉलिंग करवाई है स्मोक डिटेक्टर्स की, फायर एक्सटिंग्विशर लगा के रखे हैं, वाटर स्प्रिंकलर्स भी लगाए हुए हैं, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी उसे डिस्काउंट देती है प्रीमियम पर कस्टमर को जो ये चीज़ें सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करता है अपनी प्रीमिसेस में, ठीक है। और एज़ पर द ड्यूटी ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ द कंपनी, ठीक है, ये अभी इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी है कि ये मोहन को बताए कि हाँ जी आपको ये बेनिफिट हुआ है, आपको ये फ़ायदा हुआ है क्योंकि आपने ये सेफ्टी मेजर्स इंस्टॉल किए हैं ऑफिस में, ठीक है। तो ये कंपनी की ड्यूटी बनती है ऐसे। और कहते हैं सम इंश्योरेंस कंपनीज में गिव ए रिबेट, और कुछ कंपनियाँ रिबेट देती हैं प्रीमियम पर, ठीक है, सम कस्टमर को जो सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करते हैं या मेंटेन करते हैं गुड हेल्थ, या वो स्मोक नहीं करते, उनको रिबेट देती है प्रीमियम पर कुछ एजेंट होते हैं कहते हैं जो फैंसी प्रेडिक्शंस दिखाते हैं कि हाँ जी आपको बोनस मिलेगा, रिटर्न मिलेगी, ठीक है, बट वो नहीं बताते कि हाँ जी वो क्यों मिल रही है सेफ्टी मेजर्स के कारण, ठीक है। एक्सट्रैक्ट बिजनेस, वो अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में वो बताते हैं कि आपको बोनस मिलेगा जी, ऐसे मिलेगा, बट वो बताते नहीं कि हाँ जी रिबेट मिल रही है, ये इसकी वजह से मिल रही है आपको, सेफ्टी मेजर मेंटेन गुड हेल्थ, या आप स्मोकिंग नहीं करते इसलिए, ठीक है। तो अगर वो ऐसा करते हैं एजेंट्स कोई, तो वो ब्रीच करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमोस्ट गुड फेथ। नेक्स्ट 6th हमारा लास्ट आउटकम है लर्न द कंसेप्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेट कॉज। ये हमारा 6th आउटकम है। कहते हैं अप्रॉक्सीमेट कॉज क्या है।
दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली अ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल नहीं है प्रॉक्सिमेट कॉज, बट ये जर्नल इंश्योरेंस में जहाँ पे फॉरफिटियस एंड प्री एग्रीड इवेंट्स अकर्ड कवर्ड होते हैं, जहाँ पे पहले डिसाइड होता है कि ये वाला इवेंट कवर है, तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेट कॉज अप्लाई होता है, ठीक है। एंड कहते हैं टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ अप्रोक्सीमेट कॉज कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। कहते हो इसके समझ के लिए हमें ये फॉलोइंग सिचुएशन समझनी पड़ेगी। कहते हैं अजय ने कार खरीदी, ठीक है, अजय की कार चोरी होगी, अजय की कार चोरी होगी। कहते हैं 2 दिन बाद पुलिस ने उसकी कार को देख लिया, पकड़ लिया, ठीक है, उसको कार मिल गई, पुलिस को कार मिल गई, ठीक है, और वो डैमेज्ड थी, डैमेज कंडीशन में। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो थीफ था उसने अजय की कार किसी ट्री में दे मारी, ठीक है, और गाड़ी का नुकसान हो गया। अभी अजय ने फाइल किया क्लेम इंश्योरेंस कंपनी में, उसके पास मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी थी, ठीक है, जो कोई भी पॉलिसी थी, तो डैमेज कार के लिए, ठीक है, जो कार के लिए डैमेज हुए थे। कहते हैं अजय को एक शौक लगा जब उसको पता चला कि उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया है। क्यों? द रीज़न उन्होंने दिया कि जो इंश्योरेंस कंपनी ने कि जो थेफ्ट है वो आपकी जो डैमेज ऑफ द कार, मतलब थेफ्ट आप एक्सक्लूडेड पैरल है, ठीक है, आपका पैरल डैमेज है, एक्सीडेंटल कवर है, बट थेफ्ट इज़ नॉट कवर। इसलिए जो प्रॉक्सिमेट जो पहले वाला जो कॉज है, मतलब कॉज मीन्स कारण है ना, प्रॉक्सिमेट जो सबसे पहले वाला वो है चोरी, ठीक है, तो थेफ्ट कहते हैं जी कवर नहीं है, डैमेज कवर है ऑल दो, बट थेफ्ट नहीं कवर, तो इसलिए कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अजय हैड टेकन फॉर हिज कार, हैंस द इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू पे द क्लेम, ठीक है, ओके। इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड द कवर ओनली अगेंस्ट लॉसेस, कहती वही लॉसेस प्रोवाइड करवाती है जो इंश्योर्ड के पैरल्स में कवर, जो इंश्योर्ड के पैरल्स होते हैं। कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी ने लिस्ट बना रखी है एक्सक्लूडेड पैरल्स की, ठीक है, जो जब वो आएंगे एक्सक्लूडेड पैरल्स तब क्लेम पे नहीं होएगा, ठीक है। कहते हैं कंसेप्ट ऑफ अप्रोक्सीमेट कॉज इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन, और अप्रोक्सीमेट कॉज इसलिए होता है डिटरमाइन करने के लिए कि कॉज ऑफ लॉस इंश्योर्ड पैरल की वजह से हुआ है या एक्सक्लूडेड पैरल की वजह से, हाँ, ये हमें अप्रोक्सीमेट कॉज के द्वारा पता चलता है, ठीक है। और कहते हैं इफ़ देर आर 2 कॉजेज़, अगर कोई कहते हैं कि वहाँ पे 2 कॉजेज़ होते हैं, ठीक है, किसी उसके डैमेज के, ठीक है, वेदर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली और इन अ सीक्वेंस, या तो साथ ही साथ या अलग अलग होते हैं, और इमीडिएट कॉज इज़ नोन एज द प्रॉक्सिमेट कॉज, जो पहले वाला डैमेज कॉज बनेगा, पैरल होएगा, उसको प्रॉक्सिमेट कॉज कहा जाएगा। कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी विल पे द क्लेम ओनली इफ़ द आइडेंटिफाइड प्रॉक्सिमेटी कॉज इज़ इंश्योर्ड पैरल। इंश्योरेंस कभी तभी क्लेम पे करेगी जब उसको पता चलेगा कि जो प्रॉक्सिमिटी कॉज है, जो पहले वाला कारण है लॉस का, वो इंश्योर्ड का पैरल है, अगर नहीं है तो वो क्लेम मना किया जाएगा। अजय's केस, कहते जो अजय का केस हुआ है, ठीक है, जो अजय का केस है उसमें इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सप्लेनेशन क्या दी। कहते देखो आपकी कार चोरी हुई है, चोरी होने के बाद वो चोर ने उसको कार को दरख्त में मारा, ठीक है, ट्री में मारा, तो जिसकी वजह से कार डैमेज हुई। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस कंपनी, अभी इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि जो थेफ्ट है, पहले चोरी हुआ ना, कहते हैं पहले आपकी गाड़ी चोरी हुई तो रीज़न, डैमेज का रीज़न चोरी है, ठीक है ना, जो कि वो एक्सक्लूडेड है आपकी पॉलिसी में, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है क्लेम पे करने के लिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस, आपको मे भी शायद समझ आ गया होगा प्रॉक्सिमेट कॉज तो यही दिया है आगे, ठीक है, और ये सिचुएशंस बता रखी हैं, आप देख सकते हो फिर भी पॉज करके वीडियो को, ठीक है, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। बाकी यही बताया है कि प्रॉक्सिमेट जो फर्स्ट वाला कॉज होता है एक्सीडेंट का, ठीक है, जो पहला कॉज है जिसके कारण लॉस हुआ है, ठीक है, वही प्रॉक्सिमेट कॉज होता है, ठीक है, उसी हम प्रॉक्सिमेट कहेंगे, पहले वाला कारण जिसकी वजह से जो ये इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि हाँ जी आपका लॉस कैसे हुआ है, और वो एक्सक्लूड है या इंक्लूड है इंश्योरेंस पॉलिसी में।